साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BECC 101 BECC 101। इसका आज हम संपूर्ण नोट्स को, जो कि अगर आप इसको एक बार पढ़ ले तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसका बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट रहेगा BECC 101 को पढ़ने के बाद BECC 103, क्योंकि इस सभी को हम एक क्रम में व्यवस्थित किए हैं, जो कि अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर क्रम से ये समझ में आ जाएगा तो ये थोड़ा आसानी होगा और फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BECC 101। तो इसको हमने टोटल 5 ब्लॉकों में विभाजित किया है। कितना ब्लॉक में? 5 ब्लॉक में, जिसमें पहला में है परिचय, और दूसरा में है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थर्ड में है उत्पादन एवं लागत, और फोर्थ में है संरचना, फिर फाइव्थ में है साधन बाजार। क्या है? साधन बाजार। और सिक्स में है आर्थिक क्षेम और बाजार विफलता एवं सरकार की भूमिका। तो एक एक करके हम सभी ब्लॉक को आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 में आता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र। यह एक सीख सीख है यह एक सीख है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास पैसे, समय और सामान जो है वो कम है, लेकिन हमारी इच्छा बहुत सारी है। कम चीज़ों में सब कुछ कैसे मैनेज करें, इसी को सीखने का काम अर्थशास्त्र है। इसी को सीखने का काम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक जगह है। क्या है? यह एक जगह है, जैसे आपका शहर या देश, जहाँ लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, सीखते हैं और बेचते हैं। जब आप दुकान से बिस्किट खरीदते हैं तो आप अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसमें है मांग का नियम। मांग का मतलब है आप किसी चीज़ को कितना शिद्दत से खरीदना चाहते हैं। नियम, अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है, अगर किसी चीज़ की कीमत क्या होती है? कम होती है, तो उसे ज़्यादा खरीदते हैं। अगर कीमत बढ़ती है तो अगर कीमत बढ़ जाती है तो आप उसे कम खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अगर 10 रुपए का चॉकलेट 5 का हो जाए तो आप 2-3 खरीद लेंगे, लेकिन अगर वही 20 का हो जाए तो आप नहीं खरीदेंगे। इसी को कहते हैं मांग का नियम। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का मतलब है दुकानदार के पास कितना सामान बेचने के लिए तैयार है। इसका नियम यह मांग के बिल्कुल उल्टा है। यह मांग के क्या है? बिल्कुल उल्टा है। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दुकानदार उसे ज़्यादा बेचना चाहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है। अगर कीमत कम हो जाए तो वह कम सामान बेचेगा। नेक्स्ट है उदाहरण। इसी का उदाहरण, अगर आइसक्रीम के दाम बढ़ जाए तो आइसक्रीम वाली अपनी दुकान में और स्टॉक स्टॉक रख लेगा ताकि वे ज़्यादा कमा सके। नेक्स्ट है बाजार संतुलन। यह एक जादुई पॉइंट है। क्या है? यह एक जादुई पॉइंट है, जहाँ खरीदार और दुकानदार दोनों खुश होता है। इसमें इसका संतुलन यानी बाजार संतुलन। जब किसी कीमत पर दुकानदार बेचने को तैयार है, उसी कीमत पर आप खरीदने को तैयार हैं। ना सामान ज़्यादा बेचता है, ना कम पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? संतुलन मूल्य कहते हैं, जिसमें आप भी तैयार हैं और बेचने वाला भी तैयार है। नेक्स्ट है इसको याद रखने वाली मुख्य बातें। मांग मांग में क्या होता है? ग्राहक के बारे में। किसके बारे में? ग्राहक के बारे में, यानी कीमत कम होगा तो खरीद ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पूर्ति। इसमें होता है दुकानदार के बारे में, कीमत ज़्यादा तो बिक्री ज़्यादा, क्योंकि मुनाफा ज़्यादा। संतुलन, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ब्लॉक 1 में बस इतना ही पढ़ना था, जिसको कि आप समझ गए आसानी से। नेक्स्ट है कार्डिनल दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है? नंबर का खेल होता है। क्या होता है? नंबर का खेल होता है। चलिए इसको समझते हैं। उपभोक्ता व्यवहार। कल्पना करो कि तुम दुकान पर चॉकलेट खरीदने गए हो। अब तुम कैसे तय करोगे कि कौन सी चॉकलेट लेनी है और कितनी लेनी है? यही जो सोच तुम सोचते हो, वही उपभोक्ता व्यवहार है। अर्थशास्त्र में इसे समझने के लिए दो मुख्य तरीके हैं। इसका क्या है? दो मुख्य तरीका है। एक है कार्डिनल दृष्टिकोण, यानी गिनती वाली सोच। क्या है? गिनती वाली सोच। इसमें इस तरी गिनती वाली सोच को क्या होता है? गिनती वाली सोच इस तरीके में हम मानते हैं, क्या करते हैं? हम मानते हैं कि हम अपनी खुशी या संतुष्टि, इसे अर्थशास्त्र में उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। इस तरीके में हम मानते हैं कि हम अपनी खुशी या संतुष्टि को नंबर में गिन सकते हैं। उदाहरण, मान लो तुमने एक चॉकलेट खाई। क्या किया? मान लीजिए आप एक चॉकलेट खाई, आपको बहुत मज़ा आया, तो
तुमने कहा मुझे 10 नंबर जितनी खुशी मिली। फिर दूसरी चॉकलेट खाई तो थोड़ा कम खुशी मिली, तो तुमने कहा अब मुझे 8 नंबर की खुशी मिली। सरल शब्द में यहाँ खुशी को 1, 2, 3 जैसे नंबर में तौला जाता है। जैसे हम वजन को किलो में तौलते हैं, वैसे ही यहाँ खुशी को यूटिक्स यानी यूटिक्स नाम की इकाई में मापा जाता है। यूटिक्स नाम की इकाई में। अब आता है ऑर्डिनल दृष्टिकोण। इसमें आता है तुलना वाली सोच। इसमें क्या है? तुलना वाली सोच। यह तरीका थोड़ा और असलियत के करीब है। क्या है? असलियत के करीब है। इसमें हम खुशी को नंबर में नहीं गिनते, बस यह बताते हैं कि क्या मुझे क चीज़ ख से ज़्यादा पसंद आई, यानी कि पहला चीज़ दूसरे से ज़्यादा या कम पसंद आया, ये बताते हैं। उदाहरण, तुम दुकान पर गए, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, चॉकलेट या चिप्स। तुम यह नहीं कहोगे कि मुझे चॉकलेट से 10 नंबर की खुशी मिली। तुम बस यह कहोगे मुझे चॉकलेट यानी चिप्स से ज़्यादा पसंद है, मुझे चॉकलेट चिप्स से ज़्यादा पसंद है। सरल शब्द। यहाँ हम चीज़ों को एक क्रम ऑर्डर में रखते हैं, जैसे पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद। हम नंबर नहीं देते, बस यह देखते हैं कि हम किसे ज़्यादा महत्व यानी प्रेफरेंस दे रहे हैं। आइए एक नज़र में समझते हैं। दृष्टिकोण, मुख्य बात और उदाहरण। दृष्टिकोण, कार्डिनल और अकार्डिनल। इसमें आता है फर्स्ट में खुशी को गिन सकते हैं। कार्डिनल में क्या करते हैं? खुशी को गिनते हैं। उदाहरण, मुझे 10 पॉइंट की खुशी मिली। और कार्डिनल में होता है खुशी की बस तुलना कर सकते हैं। खुशी क्या करते हैं? बस तुलना करते हैं। मुझे चॉकलेट चिप्स से बेहतर लगती है। ठीक है, याद रखने वाली बात। कार्डिनल गिनती की तरह और कार्डिनल रैंक की तरह, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक 3 में। तो ब्लॉक 3 में क्या पढ़ेंगे? उत्पादन क्या है। उत्पादन का मतलब कुछ चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ बनाना। जैसे दूध, चीनी और फ्लेवर को मिलाया तो क्या बना? आइसक्रीम। नेक्स्ट है एक परिवर्ती लागत के साथ उत्पादन। सपोज करो आपके पास आइसक्रीम बनाने की एक मशीन है जो फिक्स है और आप मजदूरों को कम पर रखते हैं। लागत, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीन, दूध, मजदूर, इसको क्या कहते हैं? आगत। और परिवर्ती आगत, वे चीज़ जिसे हम आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मजदूर। उदाहरण, अगर आप एक मजदूर रखते हैं तो वे 5 आइसक्रीम बनाता है। अगर आप 2 मजदूर रखते हैं तो वे 12 आइसक्रीम बनाते हैं। काम अच्छा हुआ। लेकिन अगर आप 10 मजदूर उसी छोटी सी दुकान में भर देंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे के रास्ते में आते रहेंगे तो आइसक्रीम 12 से कम हो जाएगा। सीख, मशीन फिक्स है तो मजदूर को एक हद तक बढ़ाना चाहिए। इसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत का नियम। नेक्स्ट है एक से अधिक आगतों के साथ उत्पादन। अब सोचो, अगर अगर आपकी दुकान बड़ी कर रहे हो, अब आप मशीन भी बढ़ा रहे हैं और मजदूर भी। जब हम दोनों चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इसका मतलब है अब आप बड़ी फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या मशीन और मजदूर को दोगुना करने से आइसक्रीम भी दोगुना बन रहा है या उससे भी ज़्यादा। उत्पादन की लागत, आइसक्रीम बनाने में जो खर्च होता है उसे लागत कहते हैं। ये 2 तरह की होती है। एक निश्चित लागत क्या है? वे खर्च जो वे खर्च जो होगी ही, चाहे आप आइसक्रीम बनाओ या ना बनाओ। चाहे जैसे आइसक्रीम बनाए या 100। जैसे दुकान का किराया, अगर दुकान बंद भी हो तो किराया तो देना ही पड़ेगा। चाहे आपका दुकान बंद हो या खुला हो, आइसक्रीम 1 बनाओ या 100 बनाओ, पैसा किराया तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है परिवर्तीय लागत। वे खर्च जो आइसक्रीम की संख्या के साथ बदलता है। जैसे दूध और चीनी का खर्च, ज़्यादा आइसक्रीम बनानी है तो ज़्यादा दूध लगेगा। कुल लागत, निश्चित लागत प्लस परिवर्ती लागत बराबर कुल लागत। अब इसमें है फिफ्थ स्टैंडर्ड यानी समरी। एक समरी है प्रोडक्शन यानी सामान बनाने की प्रोसेस। वेरिएबल इनपुट यानी मजदूर, इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट यानी किराया जो बदलना मुश्किल है। वेरिएबल कॉस्ट यह है दूध चीनी जितना सामान उतना खर्च। अब पढ़ते हैं हम ब्लॉक 4 को। इसमें क्या है? बाजार संरचना का मतलब क्या है? बाजार संरचना का मतलब
बाजार संरचना का मतलब है कि किसी चीज को बनाने वाले कितने लोग हैं और उनमें कैसी प्रतियोगिता है, यानी कैसा कंपटीशन है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे ग्राहक। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बहुत सारा दुकानदार होता है और बहुत सारा ग्राहक होता है। सभी दुकानदार एक जैसी चीज बनाती है। कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी से कीमत नहीं बढ़ा सकता। उदाहरण मान लो, एक मंडी में 100 किसान टमाटर बेच रहे हैं। अगर एक किसान 50 किलो बेचे और बाकी 40 रुपए किलो, तो ग्राहक 40 रुपए वाले से खरीद लेगा। अर्थात बहुत सारे विक्रेता प्लस प्लस 1 पैसा सामान बराबर पूर्ण प्रतियोगिता। अब आता है एकाधिकार। जब किसी वस्तु या सेवा को बेचने वाला केवल एक हो, ग्राहक के पास दूसरा विकल्प नहीं हो, वही कीमत तय करता है। उदाहरण, किसी गांव में केवल एक ही पानी सप्लाई कंपनी है जो लोगों को उसी से और लोगों को उसी से पानी लेना पड़ेगा। अर्थात एक विक्रेता बराबर एकाधिकार। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, बहुत सारे इसमें दुकानदार होते हैं, लेकिन हर कोई अपना सामान को थोड़ा अलग बताता है, इसलिए कीमतें थोड़ी अलग हो सकती है। उदाहरण, बाजार में कोई बिस्किट कंपनी है, पार्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया और आईटीसी, सब बिस्कुट बेचते हैं, लेकिन स्वाद, पैकेज और ब्रांड अलग अलग होते हैं। याद रखने की ट्रिक, बहुत सारे विक्रेता प्लस थोड़ा अलग सामान बराबर एकाधिकात्मक प्रतियोगिता। अब होता है अल्पाधिकार। बाजार में केवल कुछ बड़ी कंपनियां होती है। एक कंपनी के फैसले का असर दूसरे कंपनी पर पड़ता है। उदाहरण, भारत में मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर एक कंपनी रिचार्ज महंगी करती है तो बाकी कंपनियां भी ऐसा कर सकती है। अर्थात कुछ बड़ी कंपनियां अल्पाधिकार होते हैं, कुछ बड़ी कंपनियां बराबर अल्पाधिकार। एक लाइन में पूरा चैप्टर। बाजार संरचना, विक्रेता कितने और उदाहरण। बाजार संरचना, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता बहुत सारे होते हैं, जैसे उदाहरण में सब्जी मंडी। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है, उदाहरण में जैसे कि हम पढ़े थे पानी सप्लाई के बारे में। एकाधिकात्मक प्रतियोगिता, इसमें बहुत सारे लेकिन सामान अलग अलग होते हैं, जैसे बिस्किट की कंपनियां। नेक्स्ट है अल्पाधिकार, इसमें कुछ बड़ी कंपनियां जैसे मोबाइल नेटवर्क कंपनियां। नेक्स्ट है शॉर्टकट, बहुत सारे पूर्ण प्रतियोगिता, एक एकाधिकार और बहुत सारे प्लस अलग सामान एकाधिकात्मक प्रतियोगिता और कुछ बड़ी कंपनियां अल्पाधिकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम ब्लॉक 5 और टोटल कितना ब्लॉक है, 6 ब्लॉक, तो आज 5 पढ़ते हैं। इसमें है साधन बाजार और मूल्य निर्धारण। ठीक है, जब हम कोई चीज जैसे बिस्किट, मोबाइल, कपड़ा खरीदते हैं तो वह वस्तु बाजार होता है, तो वह वस्तु क्या होता है, बाजार होता है। लेकिन जब उन चीजों को बेचने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मजदूरी, जमीन, मशीन, पैसा, उनका बाजार कहलाता है। चलिए इसको फिर से देखते हैं। जब हम कोई चीज जैसे बिस्किट, मोबाइल, कपड़ा खरीदते हैं तो वह वस्तु बाजार होता है। लेकिन जब उन चीजों को बेचने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मजदूरी, जमीन, मशीन, पैसा, उनका बाजार साधन उनका उनका बाजार साधन बाजार कहलाता है। उनका बाजार साधन बाजार कहलाता है। उदाहरण, मान लो तुम एक आम का जूस बनाने की फैक्ट्री खोलते हो। तुम्हें क्या क्या चाहिए, काम करने वाले मजदूर चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, मशीन चाहिए और पैसा चाहिए। इन सभी को प्राप्त करने का स्थान साधन बाजार कहलाता है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का मतलब है कि किसी चीज़ की कीमत कैसे तय होती है। उदाहरण, अगर 100 लोग नौकरी चाहते हैं लेकिन केवल 10 नौकरियां हैं, तो मजदूरी कम हो सकती है या कम हो जाती है। सही बात है, अगर कहीं 100 लोग हैं जो कि नौकरी चाहते हैं लेकिन नौकरी कितना है, 10, तो अगर उसका वेतन 50,000 से 40,000 भी कर देगा तो वो 10 लोग नौकरी करने के लिए इच्छुक रहेंगे ही रहेंगे। इसी तरह उदाहरण में बता दिया हमने, तो मजदूरी कम हो सकती है। लेकिन अगर 10 मजदूर है और 100 नौकरियां हैं तो मजदूरी बढ़ सकती है, 50 से यहाँ 60,000 हो सकता है। इसी तरह मांग और पूर्ति से कीमत तय होती है। फिर आता है श्रम बाजार, लेबर मार्केट। श्रम क्या है, जब कोई व्यक्ति यानी कि श्रम क्या है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक काम करते हैं तो उसे श्रम कहते हैं, यानी कार्य यानी श्रम। उदाहरण, किसान जो कि मेहनत से खेती करता है, शिक्षक जो कि अपने मानसिक
मानसिक शक्ति से पढ़ाते हैं। डॉक्टर जो कि अपनी मानसिक शक्ति प्लस एक्सपीरियंस से इलाज करते हैं। मजदूर जो कि मेहनत करते हैं। और फिर आता है इंजीनियर, ये भी अपनी मानसिक कला के द्वारा श्रम करते हैं। सभी अपना श्रम बेचते हैं। नेक्स्ट है श्रम बाजार क्या है। जैसे अभी हम श्रम पढ़े, वो श्रम कहाँ लगाता है, जैसे किसान खेतों में लगाता है, वैसे ही जहाँ लोग अपना काम यानी श्रम देकर मजदूरी या वेतन कमाते हैं उसे श्रम बाजार कहते हैं। उदाहरण, एक कंपनियों को 20 कर्मचारी की जरूरत है, बहुत से लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, यही श्रम बाजार है। श्रम की कीमत क्या कहलाती है। श्रम की कीमत मजदूरी या वेतन कहलाती है। उदाहरण, राम दिन भर काम करता है, उसे 500 रुपया मिलता है, यह उसके श्रम की कीमत है। यानी वो जो राम जो मेहनत किया उसकी कीमत कितना है, 500 रुपया। अब आता है भूमि बाजार। भूमि क्या है, प्रकृति से मिलने वाली सभी साधन भूमि कहलाते हैं, जैसे खेत, जंगल, नदी, पहाड़। भूमि बाजार क्या है, जहाँ जमीन खरीदी बेची या किराए पर दी जाती है उसे भूमि बाजार कहते हैं। उदाहरण, किसान ने अपनी जमीन किसी दूसरे किसान को खेती के लिए दे दी, यह भूमि बाजार का उदाहरण है। नेक्स्ट है भूमि की कीमत क्या कहलाती है। भूमि की आय। भूमि की कीमत क्या कहलाती है, भूमि की आय यानी इसमें लगान यानी रेंट पे जो दिया जाता है। उदाहरण, मोहन अपनी जमीन किराए पर देती है, उसे हर साल 20,000 रुपये मिलता है, यह क्या है, लगान। इसी को क्या कहते हैं, रेट यानी रेंट कहते हैं, रेंट। अब आता है आसान कहानी। मान लो एक किसान खेती करना चाहता है, उसे चाहिए एक जमीन, वह खेती किराए पर लेता है। वह खेत क्या करता है, किराए पर लेता है। मालिक को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। दूसरा चीज उसको चाहिए मजदूर, वह मजदूरों को काम पर रखता है, मजदूरों को मिलता है क्या, मजदूरी। फिर खेती होता है और फसल तैयार होता है। परीक्षा के लिए याद रखने की ट्रिक, साधन, बाजार और आय और कीमत। साधन श्रम और भूमि, श्रम का बाजार क्या होगा, श्रम बाजार। और श्रम की कीमत या आय क्या होगी, मजदूरी या वेतन। नेक्स्ट है भूमि, लैंड। इसमें इसका क्या होता है, भूमि बाजार। इसमें क्या होता है, रेंट मिलता है। क्या मिलता है, रेंट मिलता है। नेक्स्ट है एक लाइन में, श्रम बाजार में श्रम बिकता है और मजदूरी मिलती है। भूमि बाजार में जमीन उपयोग के लिए दी जाती है और लगान मिलता है। ये सबसे लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 6, BECC 101 का ये सबसे लास्ट है, इसको भी आप समझ जाइए। आर्थिक क्षेम और बाजार विफलता एवं सरकार की भूमिका। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज के सीमित साधन का ऐसा उपयोग करना है जिससे लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। सामान्यतः यह कार्य बाजार द्वारा किया जाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन कई बार बाजार विफलता उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्थिक क्षेम। आर्थिक क्षेम, आर्थिक क्षेम का अर्थ है लोगों के आर्थिक जीवन में सुख, सुविधा और संतुष्टि के स्तर से है। आर्थिक क्षेम का मतलब है कि लोगों की जो सुख है, सुविधा है और संतुष्टि है, बस उससे मतलब है। जब लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती है, तब उसका आर्थिक कल्याण बढ़ता है। तब उसका आर्थिक क्या कल्याण होता है, बढ़ता है। आर्थिक क्षेम की विशेषताएं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। लोगों के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। आय और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। गरीब और असमानता कम होती है। गरीबी और असमानता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है समाज से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होती है। उदाहरण देकर आर्थिक क्षेम को समझते हैं। यदि किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाए और लोगों की आय बढ़ जाए तो वे बेहतर भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनका आर्थिक क्षेम क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवंटनात्मक दक्षता। अर्थ, जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि समाज को जिन वस्तुओं और सेवाओं की जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में उसका उत्पादन हो, तब उसे आवंटनात्मक दक्षता कहते हैं। यानी उसको जितना चाहिए उतना उत्पादन हो रहा है, उतना मिल रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन और उपभोक्ता दोनों स्वतंत्र होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादक होते हैं, जो कि कितना उत्पादन किया जाए, और उपभोक्ता जो वो कितना खरीदेगा, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इस कारण वस्तुओं और उत्पादन समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटनात्मक दक्षता कैसे प्राप्त होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य यानी कि प्राइस सीमांत लागत होता है। इसका अर्थ है कि उत्पादक जब तक उत्पादन करता है तब तक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनने की लागत उसके मूल्य के बराबर ना हो जाए। परिणाम स्वरूप संसाधन
का दुरुपयोग नहीं होता है और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलती है। उत्पादन समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है। नेक्स्ट है उदाहरण, मान लीजिए समाज को 100 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादक लगभग उतना ही चावल उत्पादन करेगा जितना मांग होती है। इससे ना तो वस्तुओं की कमी होगी और ना ही अतिरिक्त उत्पादन होगा। नेक्स्ट है बाजार तंत्र की दक्षता। बाजार तंत्र वह व्यवस्था है जिसमें मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण होता है। बाजार तंत्र के लाभ, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। संसाधनों का क्या होता है? कुशल उपयोग होता है। उत्पादन लागत कम हो रही है। उत्पादन लागत क्या होगा? कम हो रही है और उपभोक्ता के अधिक विकल्प मिलते हैं। और उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? अधिक विकल्प मिलता है। प्रतियोगिता के कारण गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रतियोगिता के कारण होता है गुणवत्ता में सुधार होता है। अगर दो कंपनियां, मान लीजिए दो कंपनियां होगी और एक का गुणवत्ता अगर खराब होगा तो दूसरी जो कंपनी होगी उसका अगर गुणवत्ता सही होगा तो उसी का सामान ज़्यादा बिकेगा जिसका गुणवत्ता सही होगा। बस यही है। नेक्स्ट है नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इसका उदाहरण, यदि कोई मोबाइल फ़ोन की मांग बढ़ती है तो कंपनियां अधिक मोबाइल का उत्पादन करती है। इससे उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी होती है और बाजार संतुलन बना रहता है। अब आता है बाजार विफलता, मार्केट फेलियर। अर्थ, जब बाजार संसाधनों का उचित आवंटन करने में असफल हो जाता है और समाज का अधिकतम कल्याण नहीं हो पाता है, तब उसे बाजार विफलता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मुक्त बाजार व्यवस्था समाज के हित में कार्य नहीं करते हैं, जब मुक्त बाजार व्यवस्था समाज के हित में कार्य नहीं करते हैं, तब बाजार विफलता उत्पन्न होती है। तब क्या होती है? बाजार विफलता उत्पन्न होती है। बाजार विफलता के मुख्य कारण, एकाधिकार। जब बाजार में केवल एक विक्रेता है तो वह मनमाने मूल्य वसूल करता है। उदाहरण, किसी क्षेत्र में केवल एक ही बिजली कंपनी हो, किसी क्षेत्र में अगर केवल एक ही बिजली कंपनी होगा तो वो अपना मूल्य खुद से निर्धारण करेगा। यही है बाजार विफलता का मुख्य कारण में से एक। नेक्स्ट है वहम प्रभाव। जब किसी व्यक्ति या संस्था की गतिविधि का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता है, यह है नकारात्मक वाम प्रभाव। कारखानों द्वारा फैला गया प्रदूषण, शिक्षा और टीकाकरण और कारखानों द्वारा फैला गया प्रदूषण। इसमें सार्वजनिक वस्तु भी आता है। ग नंबर, सार्वजनिक वस्तु, ऐसा वस्तु जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं और किसी को उपयोग से रोका नहीं जा सकता। उदाहरण, सड़क, राष्ट्रीय रक्षा, स्ट्रीट लाइट और पुलिस सेवाएं। इसका प्राप्त उत्पादन निजी क्षेत्र नहीं कर पाता। इसका पर्याप्त उत्पादन निजी क्षेत्र नहीं करता। नेक्स्ट है घ नंबर, आय एवं संपत्ति की असमानता। बाजार व्यवस्था में कुछ लोगों के पास अत्यधिक आय होती है जबकि कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। इससे सामाजिक कल्याण प्रभावित होती है। नेक्स्ट है अपूर्ण जानकारी। कई बार उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सही गुणवत्ता या मूल्य की जानकारी नहीं होती है। इससे वे गलत निर्णय ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है सरकार की भूमिका। जब बाजार विफल हो जाता है, क्या होता है? जब बाजार विफल हो जाता है तब सरकार हस्तक्षेप करके समाज के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें है एक है सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था। सरकार सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि सेवा उपलब्ध कराती है। दूसरा है एकाधिकार पर नियंत्रण। सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है तथा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। अगर एक कंपनियां होगी तो दूसरा कंपनियों को बढ़ावा देकर वो एकाधिकार वाला को खत्म करेगा। तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण। सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम बनाती है और प्रदूषण फैलने पर जुर्माना लगाती है। नेक्स्ट है आय का पूर्ण वितरण। सरकार कर यानी टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण। सरकार उपभोक्ताओं को गलत विज्ञापन, मिलावट और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कानून बनाती है। रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करती है तथा गरीब और कमजोर लोगों को सहायता देती है। निष्कर्ष, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन करता है और आवंटनात्मक दक्षता प्राप्त होती है, परंतु एकाधिकार, भ्रम प्रभाव, सार्वजनिक वस्तु तथा असमानता जैसी समस्या के कारण बाजार विफलता उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है ताकि संसाधनों का उचित उपयोग और समाज का अधिकतम आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। परीक्षा में निष्कर्ष की अंतिम पंक्ति इसको लिखना है। अतः बाजार
और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका BECC 101 पूरा कंप्लीट हो गया। इसका आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप एक बार बेसिक कंप्लीट कर लिए तो आप इसको एग्जाम में बना के अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और जितना जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा कमेंट करें और इसे आप एक बार फिर से अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।